ये जंग हमको पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई ना किसी का एहसान है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर सकते ना, तो अपना प्रॉब्लम है। तो शौकत तो आदमी खुद जो कुछ ना कर सके और दूसरों पर इल्जाम लगाएगा और क्या करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में ईद से पहले सियासी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। ज़ाहिर ईद के बाद जो 20 नशिस्तें हैं पंजाब की, उसमें ज़िमनी इलेक्शन होना है, तो जो फुल स्विंग पर है इलेक्शन कैंपेन। और साहिवाल में अब कामयाब जलसे के बाद चेयरमैन PTI इमरान खान आज लाहौर पहुँच रहे हैं, जहाँ वो 2 इंतखाबी हलकों में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। जहां वो 2 मुकामात हैं जहां पर वो इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। तो पहला जो होगा खिताब होगा PP 158 से, जहां पर उम्मीदवार हैं मियां अकरम, और उनकी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वहां जलसा किया जाएगा। और इंतखाबी जलसों से पहले चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी होगा, जिसमें वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। जो गुज़िश्ता रोज़ साहिवाल में इंतखाबी जलसा किया गया, उसमें इमरान खान ने कहा कि बेज़मीर इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिलकर इन्हें जिताने की कोशिश कर रहा है। ये जितने भी एम्पायर साथ मिला लें, हम फिर भी इन्हें शिकस्त देंगे, चाहे कुछ भी कर लें, इमरान खान ने कहा। लेकिन 17 जुलाई को जो 20 की 20 नशिस्तें हैं वो हम जीतेंगे। तो ये तो देखना होगा कि कौन जीतता है। लेकिन अभी जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह की रिश्वतें जो वो दी जा रही हैं उम्मीदवारों की जानिब से, लोगों को कहीं आटा, चीनी और घी पहुंचाया जा रहा है घर घर जाके, कहीं बिजली के यूनिट जो हैं वो सस्ते किए जा रहे हैं, तो ये है क्या सूरत हाल। तो इस पर हम बात करेंगे। मुसरत चीमा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, और इन्होंने एक पटिशन भी दायर की है मुनर्रिफ अरकान के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे इनसे। लेकिन ज़ाहिर जो मेरा पहला टॉपिक है वो है पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुसरत चीमा साहिबा भी हैं और अजहर सिद्दीक साहब भी हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया और इंतज़ार करने का बहुत शुक्रिया। मुसरत साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें इतने सारे मेरे पास हाईलाइट हुए हैं, मुनर्रिफ अरकान जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे दिया है, ज़रा आप पहले मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, और इलेक्शन कमीशन पर जो आप लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी बना हुआ है इनकी, वो किस तरीके से फिर होंगे यहाँ के ज़िमनी इलेक्शंस? सुमैया, इलेक्शन कमीशन को जब हम एक पार्टी का नाम देते हैं तो उसके पीछे कुछ ऐसे हकाइक हैं जिनको इलेक्शन कमीशन उनसे इनकारी नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले तो अजहर सिद्दीक साहब मेरे भाई हैं बड़े, इनकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह ये पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं और बगैर किसी फीस के, बगैर किसी लालच के, ये हर पाकिस्तानी का आज, हर प्रोफेशनल का जज्बा है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव अपनी जो इनपुट है अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ, और वो ये हर एक का जज्बा है कि वो कर सके। इसी तरह मीडिया के भी कुछ लोग, आपके चैनल के भी समी इब्राहिम भाई हमारे, इल फारूकी साहब, वो भी ज़ेरे अताब हैं, जैसे इमरान रियाज खान का आपको पता ही। इसी तरह देखें, इलेक्शन कमीशन को हम पार्टी क्यों कहते हैं। आज हमारे जो 5 रिजर्व सीट्स के जो मेंबरान थे उन्होंने ओवरटेकिंग की है, और भैया इसके लिए हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ी है। जिस दिन ये सारे लोटे डी सीट हुए थे, उससे नेक्स्ट डे ये नोटिफिकेशन ECP को असूली तौर पर जारी कर देना चाहिए था जब कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर उसमें जब कोर्ट्स इन्वॉल्व हुए, उन्होंने फिर दोबारा ऑर्डर किए, उसके ऊपर भी दे डिलेड जितना वो कर सकते थे कि जी अभी हमें ऑर्डर नहीं मिला, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयां, जिनको मैं इंतकामी कार्रवाइयां कहती हूँ, वो करनी हो तो ये कोई टाइम नहीं लेते। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक मशहूर ज़माना केस जिसकी वजह से पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात, सबसे ऑनेस्ट, मैं इसलिए कहती हूँ कि हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो ECP को दिए थे वो किसी और सियासी जमात ने सुमैया आज के दिन तक नहीं दिए। तो इन्होंने हमारी ये एक दरख्वास्त थी जो कि जायज़ है, मुनासिब है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत पहले बहुत सारी सियासी जमातें जो हमसे बड़ी थी, PMLN हो गई, उसके अलावा हम 11 PDM की, चलो छोटी जमातों पे ना जाओ, 11 PDM की जमातों की बात कर, पीपल्स पार्टी है ज़ाहिर। आप उनके भी, हम ये नहीं कहते कि हमारी अकाउंटेबिलिटी इससे भी कड़ी होनी चाहिए, बिकॉज हम ये क्लेम करते हैं, लेकिन सबकी होनी चाहिए। अच्छा,
ये ज़रा हम आगे जाके बात करेंगे इस पर। मुझे क्विकली ज़रा अजहर साहब का भी इस पर मौक़िफ़ लेने दें ब्रेक से पहले, फिर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊँगी। अजहर साहब, आपने एक दरख्वास्त दायर की है, ज़रा आप मुझे उस हवाले से बताइएगा कि जो मुनारिफ अरकान हैं जिनके ये सारे टिकट्स बांट दिए गए हैं और उनकी टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, जिन्होंने अपने वोट से नाराज़ किया था, आप कानूनी जंग किस तरह से लड़ रहे हैं इसकी? बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरी बहन मुसर्रज चीमा साहब का बहुत शुक्रिया। ये जंग हमको पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, इसमें कोई ना किसी का एहसान है और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था मुनर्रफ अरकान के बारे में, वफाकी हुकूमत को डायरेक्शंस थी कि आप 63(1)(b के तहत जो ये मुनर्रफ अरकान है, क्योंकि ये कैंसर लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, कैंसर, और इसको खत्म करना है, इनके हवाले से कानून साजी बनानी है। मैं इनको याद कराता रहा, मैंने पहले खत लिखा वजीर आजम को, वजीर कानून को, फिर दोबारा खत लिखा। मैं ये जजमेंट आने के फौरन बाद मैंने कर दिया, किसी ने कुछ ना किया। फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि इनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, और उसकी मेन वजह ये है कि एक आदमी जो बेईमानी कर रहा था, अमानत में खयानत कर रहा था, उसको डी-सीट किया, लेकिन वो सजा कम थी। हम तो सजा फॉर लाइफ लेकर जाना चाहते, नहीं किया इन्होंने। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को कहा कि इनके नॉमिनेशन पेपर जो है या तो रिजेक्ट कीजिए। आपने ये दरख्वास्त जो जमा करवा दी है, उसका कोई जवाब आया है? नहीं, आपसे पूछूंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, वापस आएंगे। अजहर साहब भी हमारे साथ हैं, मुसर्रत चीमा साहिबा भी हमारे साथ हैं। जरा पूछेंगे कि मामला कहाँ जाके बैठेगा इलेक्शन का, और फिर ये जीत कैसे होगी, जिसकी भी होगी, किस तरह से होगी, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। मैं ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के बात कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं, मैंने कुछ हाईलाइट की हैं, आपको बता दूँ कि कितने मुनारिफ हैं पीटीआई के जिनको मिल गया टिकट नून लीग का। तकरीबन जो मैंने अभी काउंटिंग की है वो तकरीबन 14 लोग हैं, जिसमें पीपी 7 पिंडी से एक हल्का है जिसमें राजा सगीर को मिल गया है जी। उसके अलावा पीपी 90 यानी कि 90 से है मुनारिफ रुकन थे, उनको मिल गया है। पीपी 125 झंग से हैं, पीपी 127 झंग से हैं, इसी तरीके से पीपी 140 शेखुपुरा से हैं, पीपी 167 लाहौर से हैं, पीपी 168 से भी टिकट दे दिया है जी नून लीग ने, पीपी 170 से भी दे दिया, और बहुत सारे हैं। तो अजहर साहब, आप ले गए हैं ये सारों के, लेकिन तकरीबन 20 में से, बल्कि 25 में से 14-15 को तो उन्होंने वैसे टिकट दे दिया है, खासों को इन्होंने एकोमोडेट कर दिया है। आप दरख्वास्त लेके गए इलेक्शन कमीशन के पास जी कि इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से ही रोका जाए, फिर इलेक्शन को बी पार्टी कह रही है पीटीआई नून लीग की। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन आपकी दरख्वास्त सुनेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन से तो उम्मीद इसलिए नहीं है, वोटों के डिस्प्लेसमेंट के हवाले से भी आईनी दरखास्त दायर की थी, जिंदा को मुर्दा कर दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया। वो भी लाहौर हाई कोर्ट में आज जो सूबाई इलेक्शन कमीशनर पेश हुए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं किया, अदालत ने तहरीरी जवाब मांगा, अंडरटेकिंग मांगी है, वो 13 तारीख को पेश करेंगे। यहाँ सिर्फ इस हद तक बात नहीं है, नोटिस चूंकि इलेक्शन कमीशन तो कोई जवाब नहीं देना, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट का अहकाम थे कि कानून साजी करनी और ऐसे लोगों को आने नहीं देना। तो मामला मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने हम ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त दायर कर दी है और उम्मीद है कि इसकी समाअत जल्दी होगी और उनको ना इलेक्शन लड़ने से रोकना है, बल्कि एक और काम जो ज्यादा खतरनाक काम हो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इन्होंने अब तक जो इक़दाम किए हैं, पार्टी के किए या नहीं किए, मिसाल के तौर पर ये 3-4 काम तो बड़े काम कर रहे हैं। एक ये डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अब डेवलपमेंट का काम अंडर हैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को 15-20 सिलेक्ट कर लिए गए, वो काम किए जा रहे हैं, पैसा कोई नहीं, कल कोई भी कहेगा। फिर आपने दूसरा सोलर के हवाले से आज आपको पता इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड तो कर दिया, हमारा इशू सस्पेंड कराने का नहीं है, हमारा तो इशू है कि ये सारा जो कुछ भी है कि ये नाअहल लोग हैं, इनको ऐसा क्या करने दिया, और ऐसे लोगों को जो खास तौर पर डिफेक्टेड हैं, मुनारफ हैं, और जिन्होंने अपना यकीनन अपना हलफ भी तोड़ा, पार्टी से गद्दारी, तो ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सही है। चलें, आप बड़े होपफुल हैं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आप चाह रहे हैं,
और ये लोटा क्रेसी का कल्चर एटलीस्ट खत्म होना चाहिए मुल्क में। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। मुसर्रत साहब, एक तरफ हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब जो कि अभी हैं और फराइज निभा हैं, हमजा शहबाज, उन्होंने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि आप किसी किस्म का भी अपना सियासी असर रसूख का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस इलेक्शन कैंपेन में। फिर अभी खबर जो हमने आपको दी कि जो उम्मीदवार हैं वो घर घर राशन के थैले बांट रहे हैं जिसमें आटा, चीनी और घी है, और ये अजीब व गरीब किस्म की कैंपेन चलाई जा रही है वोट मांगने के लिए। तो ये क्या हो रहा है? और फिर आपको लगता है कि सारी सिनेरियो में जहां पर वोटर को खरीदने की पूरी कोशिश की जा रही है, जीत पीटीआई की ही होगी? देखिए सुमैया, ये काम वो आज पहली दफा तो कर नहीं रहे हैं, ये ओपनली करते रहे हैं। पहले जिस तरह से NA 133 के अंदर ओपनली कुरान पाक के हलफ के ऊपर वोटों को नोटों के जरिए से खरीदने का मामला था, मीडिया में उठा, तो फिर दोनों पीपल्स पार्टी और PMLN ने आपस में सेटलमेंट कर ली कि हम दोनों नाअहल हो सकते हैं। फिर ये प्रमोशन जरूर हो गई है बेचारे गरीब वोटर की, इतनी महंगाई के आलम में कि बिरयानी की प्लेट से, कीमे वाले नान से अब ये कम से कम ये चंद दिनों के राशन लेके फिर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन सारे जो ढकोसले हैं, ये जो ओछी हथकंडे, इनसे काम बनने वाला नहीं है। मैं सिर्फ कमेंट कर लूं पहले जो आप बात कर रही थी अजहर भाई से, जी कि ये जो लोटे हैं ये आपकी डेमोक्रेसी के अंदर नासूर हैं। कैंसर से भी बड़ी अगर कोई बीमारी हो सकती है तो ये वो है। अब ये अगर इनको फॉर लाइफ नाअहल किया जाता है तो ये वाला सिलसिला हमेशा के लिए दफन होके रह जाएगा। उसकी वजह ये है सुमैया के डेमोक्रेसी के अंदर पूरे दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग और इस तरह की ये जो सारी पाकिस्तान के अंदर छांगा मांगा, फिर उसके बाद मरी एंड फिर अभी अवारी एक्सप्रेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रह गई हुई। और ये आज के ज़माने में अगर इस तरह से तौहीन किए जाना, ये लोटों की तौहीन, उनकी कंस्टिट्यूएंसीज की तौहीन नहीं थी, ये पंजाब के 12 करोड़ अवाम की तौहीन हुई है। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स, ECP से हमें कोई उम्मीद हरगिज नहीं है। हर वो फैसला जो कोर्ट्स ऑर्डर पे ऑर्डर्स जाते हैं, हम केस फाइट करते हैं, तो उसके बाद भी ये डिले करते हैं, ये उसके ऊपर भी कंटेम्प्ट लगने तक ये जितना डिले कर सकते करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखें ये रिगिंग के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, ये पार्टी हैं, और ये इनको B पार्टी ना क्या, इनको A+ पार्टी के, अगर PMLN A है तो ये A+ है। तो फिर कैसे मानेंगे आप इनके ज़ाहिर ज़ेर सदारत सारे इलेक्शन होंगे, यही सारे कंडक्ट करवाएंगे, फिर कैसे मानेंगे? हाँ, ये इनकी वजह से ये रिग्ड सिस्टम इतना जबरदस्त इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। मैं आपको अर्ज करती चलूं कि ग्राउंड के अंदर हम 90 पे खड़े हैं, PMLN 10% पे खड़ी है। 10% भी वो रिश्तेदार कैंडिडेट के इधर उधर के दोस्त अहबाब में लाके बन जाता है, वो भी कंफ्यूज्ड है बाय द वे। किसी चैनल का आप सर्वे उठा के देख लो, किसी न्यूट्रल सर्वे को आप देख लो, लोग इस दफा ऑफेंड हो चुके हुए हैं, लोग इनको पहचान चुके हुए हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, PP 167 के अंदर सुमैया इन्होंने 61% वोट इंक्रीज कर दिए हैं। करिश्मे एंड करामात आप देखती जाए अपने ECP के। जी। उसके बाद शेखुपुरा की जो PP है वहां पे इन्होंने 32% इंक्रीज कर दिया है वोटर। और 8000 उसमें से जो पॉकेट्स थी प्रो PTI एरियाज की, वहां से डिलीट कर दी है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप रेशो आबादी के बढ़ने की देखो तो उस रेशो के हिसाब से भी इंटायरली गलत डेटा। और ऐसा क्या क़यामत आ गई कि पूरे दुनिया से लोग उठ के 61% आके आबाद हो गए। तो मुसर्रत साहिबा, लुब्बे लुबाब तो ये हो गया आपकी बात का कि ये भी इलेक्शन जो भी होगा और इसका रिजल्ट जो भी आता है, चाहे वो जीत आपकी होगी या फिर मुस्लिम लीग नून की होगी, जिसकी भी होगी, तो फिर ये मानेगा कौन इलेक्शन के रिजल्ट्स को? फिर वहीं रिगिंग के इल्ज़ामात और धांधली के इल्ज़ामात लगते रहेंगे। और मैं आपको दोबारा अपने शो में इनवाइट करूंगी और मैं फिर आपसे जानूंगी कि ये जो सारी आपने बातें ऑन रिकॉर्ड कही हैं, अगर आपकी जीत हो जाती है तो फिर क्या आप मानेंगे या फिर अपनी हार पे आप ये कहेंगे कि रिगिंग हुई? बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त की मेरे पास बड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले बात करनी है नाजरीन, और वो है दुआ जहरा केस, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में दुआ जहरा की उम्र जो कि 15 से 16 बरस है, ये बात साबित हो गई है। अब दुआ जहरा की जो शादी है उसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्योंकि जो सिंध का जो लॉ है वो ये कहता है कि 18 साल में ही लड़की बालिग होती है और बालिग लड़की की उम्र और उसी में शादी मानी जाती है। तो अब ज़रा लीगली इस पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर रही हैं बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा, उनसे बात करते हैं। माहिर कानून है अमीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब ये बात साबित हो गई कि मेडिकल रिपोर्ट्स में
कि एक लड़की 15 से 16 बरस की है और सिंध का लॉ ये कहता है कि जो 18 बरस की उम्र में लड़की बालिग होती है तो फिर वो जो शादी लड़की ने की है उसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाती है? लॉ इज़ वेरी क्लियर। आपको अगर आपने शादी की है, कम उम्री में की शादी जो है वो इनवैलिड और नल एंड वॉइड हो जाएगी। और इसमें फिर ये होता है कि क्योंकि आपने लॉ भी एक तोड़ा है, एक कानून तोड़ा है, और उसमें फिर आपको जेल होती है। जिसने शादी की है, जो लड़का है, उसको 5 कम से कम 5 उसे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल जो है कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना जो है वो होता है अगर आप चाइल्ड मैरिज जो आप बात कर रही हैं उसका लॉ ब्रीच करें। तो वो ना सिर्फ सिंध में भी उन्होंने ये वायलेट किया है, उन्होंने पंजाब के लिहाज से भी इसको वायलेट किया। अच्छा, ये तो बड़ा क्लियर हो गया, लेकिन अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि एक लड़की जो कि एक बड़ा अजीब और गरीब पेचीदा सा केस बन गया ना, हम एक कोई जनरल तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो दुआ ज़हरा की बात कर रहे हैं। अब ये दुआ ज़हरा के केस में जिसमें मेडिकल रिपोर्ट ने साबित कर दिया, अब होगा क्या? अब इनके जो वालिद हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी उनके पास आ जाए, उनकी कस्टडी में आ जाए, तो अब उनको ये सारा लीगली प्रोसेस कैसे करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो बात यह है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट था, और दूसरा ये कि जिस तरीके से जुडिशरी और पुलिस ने एक्ट किया है, डिस्पाइट कि हमारे पास लॉज हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है, इतना डिले हो गया है। ये जब कोई भी कंप्लेंट होती है, कोई वालिद करता है या वालिद कोई भी कंप्लेंट करता है कि बच्ची की कम उम्र में वो अगवा हुई है या उसकी शादी का पता चलता है, उसी वक्त आपको बच्ची को अपनी कस्टडी में, स्टेट गार्डियन होती है, स्टेट को लॉज आर देयर, उनको चाहिए था इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अगर वो पंजाब में है वहाँ पे रखती, या दारुल मान में जो आपका दूसरा स्टेट की जो शेल्टर होम है वहाँ पे रखती, टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट कि भाई ये वैलिड है कि इनवैलिड है। अब क्योंकि ये सारा नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली दवा के जो पेरेंट्स हैं उनको बेचारों को बार बार ये एप्लीकेशंस चाहिए। तो बैरिस्टर साहिबा, ये सॉरी टू कट यू, ये मामला उलझाया किसने एक्चुअली? सबने, आई थिंक सबने, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ का नहीं पता, एप्लीकेबिलिटी का नहीं पता। सैडली ना सिर्फ लोअर कोर्ट्स में बट इवन हायर कोर्ट्स में भी आपको नजर आ रहा है, डेट्स नहीं देनी चाहिए ऐसे केसेस में, एडजर्नमेंट्स नहीं होनी चाहिए। ये बात पहले भी बड़ी दफ़ा हुई है, पहले भी ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे रिंकल कुमारी का भी एक केस है जहाँ पे पूरे साल बाद एडजर्नमेंट्स के बाद वो आती है और वो फिर अपनी स्टेटमेंट देती है। सो ये जो की चीज़ें हैं, इस पे हमें जो आपकी स्टेट फंक्शनरीज हैं उनका इक्वली मैं कहती हूँ इसमें हाथ है, क्योंकि लॉ क्लियर है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी कानून नहीं बना, और हम लोग नॉर्मली इसी चीज़ों पे बात करते हैं, कानून नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है और डिले किया गया है, ये आप कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अमरीन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत ही क्लियर कर दिया है उन्होंने दुआ ज़हरा केस को। और अब देखना ही होगा कि अब लीगली ये मामला जो है वो वालिदैन की जानिब से कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, अब जरा हम इकोनॉमी में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी की गई जिसमें अब शरह सूद को बढ़ा दिया गया है, 15% पे ले लिया गया है शरह सूद को। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें साबिक वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ऐसे वक्त में जब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जब शरह सूद बढ़ाई गई है, तो और कितना फ़र्क पड़ेगा मुल्की मईशत पर इसका? नहीं यार, ये तो देखो, जो महंगाई बढ़ गई है ना, तो ये डिस्काउंट रेट ने तो बढ़ना था। जो आपका 21.3% के ऊपर CPI चली गई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो जो मंथली एक किस्म से महंगाई का जो एक किस्म का पैमाना होता है, तो फिर तो आपका डिस्काउंट रेट जो है 14.5% नहीं रह सकता। ये तो अभी बल्कि 20% की तरफ जाएगा। अभी तो इन्होंने पहला जो कदम था ये बड़ा हल्का उठाया, मेरे ख्याल के साथ ये 2-2.5% तो उठाएंगे ही, लेकिन इन्होंने ये डर के मारे कि लोग इनको मतलब बुरा भला ना कहें, तो इन्होंने वो किया, और इनका ख्याल था कि बिजनेसेस इनको ना बुरा भला कहें। लेकिन अगर इन्होंने सही तरीके से अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चलानी है तो इनको ये रेट को ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। आपको याद है कि हमारे जो वक्त के बीच में ये 9.75 था, उस वक्त हमारा जो इन्फ्लेशन थी
वो तकरीबन 10-10.5% और कोर इन्फ्लेशन हमारी कोई 8-8.5 जी। तो और उसके बाद फिर इन्होंने ज्यादा किया ताकि वो पॉजिटिव जो है वो रेट हो। इन्होंने जब ये तकरीबन फिर 2-2.5% और बढ़ाया, जिस वक्त हमारी इन्फ्लेशन 11-11.25% थी, तो इन्होंने 12.25% इन्होंने इन्फ्लेशन वो रेट कर दिया। तो अभी भी ये बढ़ाएंगे और इससे ये है कि बिजनेसेस अफेक्ट होंगी, लोगों के ये कारोबार जो है वो अफेक्ट होंगे, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा हो जाएगी। और ना सिर्फ ये शौकत साहब, अब जाहिर आप देख रहे हैं सुपर टैक्स भी इन्होंने लगा दिया है सनतों पर, वैसी कई फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, लोगों के लिए कारोबार करना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो बिल्कुल सही है और ये आप देखें ना, अभी उसने कह दिया है कि 3 से 4% आपका जो है वो जो है ग्रोथ रेट होगा। हुकूमत 5% कह रही है, ये 3 से 4% कह रहा है। मेरे नजदीक तो ज्यादा जो है ये अगर 2% भी हो गया तो बड़ी बात है। लेकिन तो ये जो है इसलिए है कि आपकी जो फैक्ट्री है, आपकी प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिए गए, उसके ऊपर ये जो कॉस्ट ऑफ जो बोरिंग है वो बढ़ जाएगी और गैस के चार्जेस बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो हर चीज जो अगर जो फैक्ट्री जो है वो डीजल के ऊपर अपने वो चलाती जनरेटर वो बढ़ जाएंगे। तो ये तो सारा का सारा कारोबार ठप करने की इन्होंने पूरी तरकीब जो है की हुई है। अच्छा शौकत साहब, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हमने करके मुल्क को डिफॉल्ट से निकाल लिया। तो डिफॉल्ट तो यार पहले हो रहा था, हमारे वक्त में तो डिफॉल्ट की तरफ हम थे। हमारे पास रिजर्व, बेहतरीन रिजर्व है हमारे पास। हमारी जो इन्होंने खुद छापी है इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें हर किस्म की सही तरक्की हो रही थी। तो अब तो डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे थे, इनकी अपनी बेवकूफियों की तरफ अगर हमने जाना शुरू किया। लेकिन ये तो कह रहे हैं महंगाई हम कंट्रोल कर लेंगे ये सारे इकदाम करके। अरे महंगाई तो पहले करके कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना। पहले तो की है ना इन्होंने महंगाई। हमारे वक्त के बीच में जब हमने छोड़ा था 12.3% हमारी वो थी, और अब आप देखें कि ये चल के 21.3 पे चली गई है। तो आप ये देखें ना कि ये तो इन्होंने खुद महंगाई की है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें तो बिल्कुल इसी तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन उससे ये होगा कि बिजनेसेस और एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ जो है वो नीचे जाएगी और जो है लोगों में जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी लेवल बढ़ेंगे, तो ये तो होगा। शौकत तरीन साहब, पूरी दुनिया में जो आलमी मंडी में यानी कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ बार बार यही बात की जा रही है कि मजीद बढ़ाई जाएंगी। जो सब्सिडी आपने दी थी वो भी वापस ले ली गई है तमाम इंडस्ट्रीज से, तो फिर ये करेंगे क्या? करेंगे वही देखें ना, हम तो इनको कह रहे हैं कि ये इनको लाया क्यों गया। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये नालायकी के हेडमास्टर हैं, तो इनको क्यों लाया गया है। हम देखें अच्छी बड़ी इकोनॉमी चला रहे थे, हमें डिस्टेबलाइज करके इनको लेके आ गए और इनकी हालत आपने देखी क्या हो गई। और शौकत साहब, आप लोगों को ये कहते थे कि आपसे नहीं चल रही है इकोनॉमी, आप लोग इकोनॉमी चला रहे थे, आज ये कहते हैं कि आपकी वजह से हमें ये महंगाई करनी पड़ी और कीमतें बढ़ानी पड़ी, ये कैसे हुआ? हमारे वक्त में महंगाई नहीं थी ना यार, जो भी थी मैंने आपको बता दिया, वो भी सुपर साइकिल की वजह से जो थी 12-12% जो थी, हम तो चला रहे थे ना। सुपर साइकिल भी आया हुआ था, वो भी चला रहे थे। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा था, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो रहा था। हमारा फिस्कल डेफिसिट भी जो था वो 6.6% के 6.4-6.6% के दरमियान में था। अब पहले तो ये कहते थे ये नहीं है, लेकिन अब खुद मान गए हाँ ये ठीक है। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि हम तो एक पूरा प्लान के थ्रू चला रहे थे ना, ये इन्होंने तैयारी तो की नहीं थी, ये तो किसी और मकसद के लिए आए थे। और ये IMF से अभी तक बहाल भी नहीं हुआ है प्रोग्राम, IMF मान जाएगा सारी शराइत मानने के बाद भी? नहीं, इन्होंने उनकी शराइत माननी है, उन्होंने इनकी शराइत थोड़ी माननी है। फिर भी क्या IMF देगा इनको किस्त? मैं IMF को अभी तो वो जो है वो मान नहीं रहे। अभी तो ये कह रहे हैं 2-4 दिन के बीच में हमारे वो हो जाएगा, मुआहदा होगा, वो हम देखेंगे। और IMF की ये शर्त भी है शौकत तरीन साहब कि चीन से कर्जा ना लिया जाए, ये भी मान लेंगे? ये चीन तो कर्ज दे चुका है। अब कैसे ये चीजें मानेंगे? हमारे वक्त में भी उन्होंने हमें कहा था कि ये आप बताएं कि ये चीन जो है ये आपके साथ रीनेगोशिएट करेगा। हमने कहा ये नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ बिल्कुल। तो ये फिर आप पर क्यों इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग बारूदी सुरंगें बिछा के गए? क्योंकि ये खुद कुछ नहीं कर सकते ना, इनका अपना प्रॉब्लम है। तो शौकत जो आदमी खुद जो कुछ ना कर सके और दूसरों पर इल्जाम लगाएगा और क्या करेगा?
तो शौकत तरीन साहब, फिर क्या हल क्या है? ये इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? फिर ये नहीं समझ सकते? यही है, इसका बहुत सिंपल हल है कि इंटरिम गवर्नमेंट लाएं, इलेक्शन करवाएं और एक नई जो है बिल्कुल मुस्तनद जो है अपना हुकूमत को बाग दौड़ दें, तो ये हो सकते हैं। और ये जानबूझ के कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है? जानबूझ के नहीं, इनकी बेसिक नाअहली है। सही। और ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना ही पेट्रोल की कीमतें, ना ही महंगाई, ना ही कोई और सूरत हाल इंडस्ट्रीज की? जी, आज मैंने पूरा ब्रीफ दिया है आपको, इनकी जो 3 महीने की कारकर्दगी पे एक बहुत ब्रीफ दिया गया, आप उसको पढ़ लें। हर जो वो है उसकी मईशत का जो एरिया है, महंगाई हो या उसके बाद लोड शेडिंग हो या इसके बाद प्रोडक्शन हो, सबका मैंने काला चिट्ठा इनका सामने रख दिया आपको। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि ये नहल हैं, ये जानबूझ के नहीं बल्कि इनको करना ही नहीं आता है कि इन्होंने काम कैसे करना है। उन्होंने ये भी कहा कि आज इंटरेस्ट रेट 15% हुआ है, ये 20% तक जाएगा, यानी कि 20%, और इससे पूरी इंडस्ट्रीज़ का पट्टा बैठ जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे तबाह बर्बाद करने आए, इंडस्ट्रीज़ वैसे ही तबाह बर्बाद हैं। जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि 400 जो इंडस्ट्रीज़ हैं पंजाब में वो बंद हो गई हैं। उसकी वजह है सब्सिडी लेना, गैस ना मिलना, बिजली ना मिलना। वैसे ही सब्सिडी ले ली गई है बिजली और गैस पर इंडस्ट्रीज से, और अब मज़ीद बहरानी कैफियत है, ना ही उनको गैस भी दी जा रही है, ना ही बिजली दी जा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है क्योंकि इंडस्ट्रीज चल ही नहीं रही हैं। टेक्सटाइल जो कि 32% पे चली गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, अब वो टेक्सटाइल ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वो बिल्कुल बैठ गई हैं। और ये कल आपको बताया भी एप्टमा चेयरमैन ने। और आज जो सूरत हाल है, जब हम बात करते हैं जी शरह सूद, जब भी किसी मुल्क में शरह सूद को बढ़ाया जाता है तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है अशिया खुदनोश पर, और महंगाई मज़ीद बढ़ जाती है। तो महंगाई कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी खुद कह गए हैं कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की जो महंगाई की शरह है नाजरीन, वो 18 से 20% तक रहने का इम्कान है। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है मईशत की, क्योंकि अच्छी खबर मेरे पास तो ना किसी और एंकर के पास है आपको देने के लिए कि महंगाई कम हो रही, बल्कि महंगाई बढ़ेगी। तो इसके साथ ही नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।